आप सभी का स्वागत है। हम सभी बात कर रहे थे भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि, सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के विषय में। जायसी जी का परिचय के विषय में हम बात कर चुके हैं और उनकी 2 पदों के विषय में भी। तो आइए आज हम लेते हैं तीसरा और चौथा पद। तो हम बढ़ते हैं तीसरे पद की तरफ। मिले ही रहसी सब चढ़े हिंडोरी, झूल ले ही सुख बारी भोरी। झूल लेहु ने हर तब ताई, फिर नहीं झूलन देई ही साई। पुनि सासुर ले राखी ही तहाँ, ने हर चाह न पाऊब जहाँ। कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। गुण पूछिया हूँ लाई ही दोखूं, कौन उत्तर पाऊब तह मुखूं। सासु ननद के भों सिकोरे, रहब संकोची दुबो कर जोड़े। कित यह रहस्य जो आए आऊब करना, ससुरेई अंत जन्म दुख भरना। कितने हर पुनि आऊब कित, ससुरे यह खेल आप आप कह होई हूँ, परब पंखी जस डेल। तो हम इसमें कुछ कठिन शब्द हैं उनके विषय में बात करेंगे, जैसे हिंडोरी अर्थात पालना, झूला, नेहर पिता का घर, साई प्रियतम अर्थात पति, दोखू दोष, सिकोरे सिकोड़ना, दुख भरना दुख सहन करना, आऊब अर्थात आना, आप अर्थात अलग अलग। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वह है कि पद्मावती एवं उनकी सखियां विवाह के पूर्व के सुख का वर्णन कर रही हैं, जो उन्हें पीहर में प्राप्त होता है, और वह सुख वे विवाह उपरांत कहीं आजीवन भी नहीं प्राप्त कर सकती हैं। तो चलते हैं व्याख्या की ओर। तो मिले ही रहस्य सब चढ़े ही डोरी, झूल ले ही सुख बारी भूरी। झूल ले ने हर तब बताई, फिर नहीं झूलन दे ही साई। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं कि पद्मावती की सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि जब तक हमारा विवाह नहीं हुआ है तब तक हम सब मिलकर अपनी बारी बारी से सुखपूर्वक झूले पर चढ़कर झूला झूल सकते हैं। जब तक हम अपने पिता के घर पर हैं तब तक मिलकर खूब झूला झूल लो। विवाह उपरांत शायद हमारा पति हमें झूला ना झूलने दे। विवाह के बाद हम सबको ससुराल में ऐसे स्थान पर रहना पड़ेगा जहां से हमको पिता के परिवार अर्थात पीहर की कोई खबर नहीं मिल सकेगी। और आज हम जिस प्रकार की धूप एवं छाया का आनंद उठा रहे हैं वैसी ससुराल में प्राप्त नहीं होगी। वहां तो घर के अंदर ही पर्दे में रहना पड़ेगा। वहां उत्तर देने के लिए सोचना होगा कि कौन सा उत्तर सोचना भी बड़ा कठिन होगा। सास और ननद के द्वारा भौहें सिकोड़े जाने पर अर्थात जब वे क्रोधित होंगी तो उनके सामने संकोच पूर्वक हाथ जोड़कर ही रहना पड़ेगा। पीहर जैसे खेलों का अवसर शायद भविष्य में आगे कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा और जन्मांत तक ससुराल के दुखों को झेलना पड़ेगा। पुनः पीहर में भी कब किसका आना होगा और हम इस प्रकार के खेल कहाँ खेल सकेंगे। ससुराल में हम लोगों का रहना ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार बहेलिया द्वारा डलिया में बांध कर रखी गई चिड़िया का होता है। इस प्रकार इस पद की यह व्याख्या थी और आइए अब इसमें जो विशेष बातें हैं उस पर विचार करें। इन पंक्तियों में जायसी जिस समय थे जायसी के काल की स्त्रियों का वर्णन है। माधुर्य गुण युक्त अवधी भाषा का प्रयोग और उनकी विशेष मसनवी शैली में है। जो भाषा है वह स्वभावोक्ति एवं अनुप्रास की छटा से
पूर्ण है। अब चलते हैं हम जायसी जी के चौथे और अंतिम पद की ओर। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरे केस मुकलाई। ससी मुख अंग मलय गिरी बासा, नागिन छाप लीन चहुपासा। ओ नहीं घटा परी जग छाहा, ससिलय शशि के शरण लीन जनु राहा। छापि के दिनहि भानु के दशा, लेई निसि नखत चांद पर गसा। भूलि चकार तीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चांद दिखावा। दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहे धनुख गगन ले राखी। नैन खंजन दुई केलि करेहि, कुछ नारंग मधुकर रस लेहि। सरवर रूप विमोहा हिय, हिलोर हिलेई। पाव छुवे मकु पावो, एहि मिस ले रई देई। इस पद में जो कठिन शब्द हैं, आइए उनके अर्थ देखते हैं। इसमें तीर अर्थात किनारे पर, खोपा अर्थात जूड़ा, छोरी खोलकर, मुकलाई बिखरा दिए, मलयगिरी चंदन, झांपी लीन ढक लिया, ऊनय घिर आए, छाहा छाया, राहा राहु ग्रह ने, छपी गए छिप गई, दिनही दिन में ही, नखत नक्षत्र अर्थात तारे, परगसा प्रकाशित हुआ या चमक गया, दीठी दृष्टि निगाह, लावा लगाई, दसन दशन अर्थात दांत, दामिनी बिजली, भाषी बोलने वाली, धनुक धनुष, केल करे ही खेल करते हैं, कुछ स्तन उरोज, नारंग नारंगी, विमोहा मोहित हो गया, ये मन में, पांव पैर या चरण, मकु शायद, तेही मिसु उसी बहाने। इस प्रकार इन पंक्तियों में जो जायसी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य के को का नक्शिक वर्णन शैली के अनुसार वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि पद्मावती के सौंदर्य का प्रभाव विश्वव्यापी था। उनके अनंत सौंदर्य के समक्ष संसार का समस्त सौंदर्य फीका था। तो आइए चलते हैं व्याख्या की ओर। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। ससी मुख मलय अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाप लीन चहुपासा। तो जायसी जी कहते हैं कि जो रानी पद्मावती हैं वह अपनी सखियों सहित सरोवर पर पहुंच गई हैं। स्नान और जल क्रीड़ा करने के लिए उन्होंने अपना जूड़ा खोल लिया है, केशों को खोल लिया है। इससे उनके बाल उनके मुख पर बिखर गए हैं। ससीमुख अंग मलय ग्रीबासा, नागिन झांपी लीन चहुपासा। और रानी पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान था। शरीर मलयगिरी अर्थात चंदन की सुगंध से सुगंधित था। उस पर बिखरे हुए बाल उनके ऐसे लगते थे जैसे सर्पों ने सुगंधि पाने के लिए उसे ढक लिया हो। और मुख के समीप उनके बाल ऐसे लगते थे जैसे मानो राहु ने चंद्रमा की शरण ली हो। केश इतने घने और काले थे कि दिन होते हुए भी सूर्य का प्रकाश छिप जाता था और चंद्रमा रात में नक्षत्रों को लेकर प्रकट हो गया। कवि ने पद्मावती को चंद्रमा और उसकी सहेलियों को नक्षत्र माना है।
चकोर भी भूलकर इधर उधर देखने लगे, मानो मेघों की घटा के बीच उन्हें चांद दिखाई पड़ा हो। पद्मावती के दांत बिजली के समान थे। वह कोयल के समान मृदुभाषिणी थी। भौहें ऐसी थीं जैसे आकाश में इंद्रधनुष हो। उसके नेत्र क्या थे, मानो दो खंजन पक्षी क्रीड़ा कर रहे हों। उसके पुष्ट उरोज नारंगी के समान थे और उसके अग्रभाग की श्यामता ऐसी लगती थी जैसे नारंगी पर भौरे बैठे रस ले रहे हों। मानसरोवर उसके रूप को देखकर मुग्ध हो गया। वह हृदय में कामना रूपी लहरें भरने लगा। इधर आती हुई उसकी लहरें इस भाव को प्रकट करती हैं, मानो वह इस बहाने से लहरें ले रहा है कि शायद किसी तरह पद्मावती के पैर छू सके। इस प्रकार इस पद की जो विशेषताएं हैं वे हैं, जायसी ने पद्मावती के सौंदर्य का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि उसमें रहस्यात्मकता आ गई है। ससी मुख में रूपक, ऊनई परगसा में उत्प्रेक्षा और भूली से दिखावा तक की पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। कवि ने पद्मावती के सौंदर्य वर्णन में काव्य पुटता के चमत्कार और मसनवी शैली का प्रयोग किया है। काव्य भाषा अवधि है। भाषा प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त है और भाषा की शब्द शक्ति लक्षणा है। इस प्रकार जायसी जी के का पद यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियोस में अगले कवियों की बात करेंगे।